नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज के जो हमारा सेशन होने वाला है इसमें हम लोग खनिज संसाधन को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले पार्ट में ये बेसिकली हम लोगों ने इस पार्ट को, इस पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक खनिज के बारे में पढ़ा था। खनिज क्या है, खनिज के प्रकारों के बारे में पढ़ा था, खनिज के कितने प्रकार होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के दो प्रकारों के बारे में पढ़ा था, लौह और अलोह। अधात्विक का दो प्रकार, कार्बनिक और अकार्बनिक। इसके बाद हम लोगों ने धात्विक खनिज जो होता है, धात्विक खनिज के अंतर्गत जो लौह खनिज होता है, उसमें लौह खनिज के अंतर्गत क्या क्या आता है। जो लोग हमारे पुराने सेशन किए होंगे, जो लोग हमारा पुराना वीडियो किए होंगे इससे पहले वाला, उनको पता होगा कि लौह खनिज क्या होता है। वैसा खनिज जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है उसे लौह खनिज कहते हैं। इसी में हम लोग लौह अयस्क और मैग्नीज के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हमारे इस चैप्टर में। लौह अयस्क का वितरण कंप्लीट कर चुके हैं। लौह अयस्क का उत्पादन में भारत का क्या स्थिति है, लौह अयस्क का संचयन में भारत का क्या स्थिति है, भंडारण किस क्या स्थिति में है, मैग्नीज के बारे में भी सेम यही सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपका जो बीटीबीसी का जो बुक है, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो ऑफिशियल बुक आप एक तरह से कह सकते हैं उसको, वो जो बुक है बहुत पुराना वर्जन है, पुराना संस्करण है, जिसके कारण उसके डाटा में बहुत जगह मिस्टेक है, जिसको हम लोग करेक्ट करते हुए पढ़ रहे थे, आपका बुक का भी और उस डाटा को भी। तो क्या करना है, लेटेस्ट डाटा को भी और आपके बुक वाले डाटा को भी। तो हम भी आज का जो वीडियो है उसमें भी सेम उसी तरह करेंगे। और भी हम लोग लौह खनिज के बारे में पढ़ेंगे, आज बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा और अब हम लोग जाएंगे इधर जो अधात्विक खनिज में कार्बनिक और अकार्बनिक जो था, तो उसमें क्या जो हमारा जो शक्ति संसाधन के अंतर्गत पेट्रोलियम, कोयला के बारे में अगला चैप्टर में मैंने आपको बताया था, उसमें है। इस चैप्टर में जो भी आपका जो भी बचा हुआ है रेस्ट ऑफ द चैप्टर, वो हम पूरा कंप्लीट आज खत्म करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ताकि उसी से लिंक्ड अप है हमारा ये आज का वीडियो। एक्सरसाइज 1 का घ, पहला चैप्टर बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट चैप्टर का सबसे फर्स्ट में हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद अलग अलग करके हमारा प्राकृतिक संसाधन में मृदा संसाधन आया, जल संसाधन आया, और भी बहुत सारे चैप्टर आए, ए बी सी। उसके बाद ये हमारा 1 का डी है, ये हमारा चौथा चैप्टर है, मतलब चौथा सब चैप्टर बोल सकते हैं, 1 का डी। वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट आज उसको खत्म करेंगे। खनिज संसाधन का एक पार्ट पहले अपलोडेड है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन, रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा बहुत सारे जो 17 सालों से जो हमारा पब्लिकेशन के क्षेत्र में जो अनुभव है, बुक के रूप में जो आपको उपलब्ध होती है, लिटरेचर की बुक होती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन सभी के बारे में अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं पिछले वीडियो से, तो आपको पता ही होगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा जो रोशनी पब्लिकेशन है विगत 17 वर्षों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में पुरजोर मेहनत कर रहा है। और सिर्फ आपके लिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 9, 10, 11, 12 के लिटरेचर की सारी बुक उपलब्ध है हमारे पास, जिसमें क्या है, A1 बुक है, ऑल इन वन बुक है, जिसके अंतर्गत आपको हर एक चैप्टर को समझाया गया है। जी हाँ, हर एक चैप्टर को समझाया गया है। उसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, जो भी आपका हिंदी बुक है, हिंदी बुक में अगर आप देखने जाएंगे तो हिंदी को पूरा स्टोरी दिया हुआ है, पूरा लेखक परिचय दिया हुआ है, साथ साथ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। इसके अलावा पोएट्री वाले पार्ट में जाएंगे, काव्य खंड में जाएंगे या फिर पद्य खंड में जाएंगे, आप तो पद्य खंड को अच्छे से समझाया गया, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया गया। सेम इसी तरह संस्कृत को भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया गया। इंग्लिश में भी पैराग्राफ बाय पैराग्राफ उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। इन सभी के अलावा सभी बुक में आपको बुक का जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व मिलेंगे, ताकि आप 2026 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार रह सको। इसके अलावा बात करें, एसएसटी में भी हमारी बुक आती है, रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन भारत संसाधन में उपयोग। हमारा जो आज का जो हमारा ज्योग्राफी का जो सेशन होने वाला है, उसमें हम लोग का ये बुक है रोशनी पब्लिकेशन का, जिसके अंतर्गत आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा पूरा चैप्टर मिलता है, जो कि एज इट इज आपका बीटीबीसी बुक से लिया गया है। और इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे खनिज संसाधन के जो सारे क्वेश्चन होंगे वो इसमें आपको सॉल्व मिलेंगे। हम लोग इसका भी डिस्कशन करते हैं। तो ये कंप्लीट तैयारी है आपके लिए। रोशनी पब्लिकेशन का हमारा ये यूट्यूब चैनल, हमारा पब्लिकेशन, दोनों का जो ये कॉम्बिनेशन है, बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट तैयारी, एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। जो बच्चे अभी तक हमारे बुक को परचेज नहीं किए, या फिर अगर परचेज करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने नज़दीकी बुक स्टोर पे जाके परचेज कर सकते हैं।
आज के हमारे इस सेशन को ज्यादा देर ना करते हुए, ऑलरेडी बहुत देर हो गया है, स्टार्ट करते हैं जहां तक हम लोगों ने मैग्नीज तक छोड़ा था। कहां तक छोड़ा था? मैग्नीज तक छोड़ा था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैग्नीज कहां तक खत्म? हाँ जी, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था राज्यवार विवरण मैग्नीज का। अब हम लोग आए थे धात्विक खनिज में। धात्विक खनिज मैग्नीज भी है, धात्विक खनिज हम लोग आगे जो पढ़ेंगे बॉक्साइट भी है, तांबा भी है। लेकिन धात्विक खनिज की बात करें, उसमें होता है 2 सब टाइप। तो इससे पहले हम लोगों ने लौह खनिज जो कि मैग्नीज और लौह अयस्क के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग अलौह पढ़ेंगे जिसमें लोहे की मात्रा कम होती है। इसके अंतर्गत बॉक्साइट, सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, जस्ता इत्यादि आते हैं। यानी वैसा खनिज जिसमें लोहे की मात्रा कम हो उसे अलौह खनिज कहते हैं और वो धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। ये खनिज दैनिक जीवन में बड़े काम के हैं, किंतु भारत में इन खनिजों का अभाव है। भारत में लौह खनिज ठीक ठाक अवस्था में है, मैग्नीज, लौह अयस्क ये ठीक ठाक अवस्था में है, भारत के उपयोग के लायक है। लेकिन ये जो सारे जो खनिज है, सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, जस्ता इत्यादि, ये सब क्या है, भारत इसमें इसके भंडारण में या उत्पादन में इस खनिज का क्या है, अभाव है। कौन से खनिज का? अलौह खनिज का। हम लोग एक चीज मैं फिर रिपीट कर देना चाहता हूं कि हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट करते हुए चलेंगे सारे डाटा को जो आपके बुक में है। आगे चलेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम लोग का आता है बॉक्साइट। अलौह खनिज का सबसे अच्छा उदाहरण जो आप बोल सकते हैं बॉक्साइट। सोना चांदी तो है ही, बॉक्साइट लाल भूरे रंग का अयस्क जिसमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है। अभी तक हम लोगों ने लोहा के बारे में बात किया था, लोहा के बारे में बात किया। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे एल्युमिनियम के बारे में। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। पिछले क्लास जब हम लोग कर रहे थे, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी धातु या खनिज शुद्ध रूप में नहीं मिलता है। क्या है? शुद्ध रूप में नहीं मिलता। क्या कैसे मिलता है? अयस्क के रूप में मिलता है। जैसे लौह अयस्क, लोहा के लिए आयरन ओर मिलता है, और यानी अयस्क, उसके साथ कंकड़, मिट्टी और अलग अलग प्रकार के धातु उसमें मिले होते हैं, वो शुद्ध रूप में नहीं होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी मात्रा होती है वो उसका अयस्क हो जाता है। अब इसी में बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट देखिए आपको इस तरह का देखने को मिलता है। किस तरह से? इस तरह से आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा। भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि एल्युमिनियम में हम आत्मनिर्भर है, यानी भारत में एल्युमिनियम की कमी नहीं है। और सब चीजों कमी हो सकती है, भारत में बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम की कमी नहीं है। भारत में एल्युमिनियम अयस्क यानी बॉक्साइट की कमी नहीं है। महत्व के बारे में बात करते हैं तो एल्युमिनियम से हवाई जहाज, वायुयान का निर्माण होता है। विद्युत उपकरण एल्युमिनियम का तार बनता है। घरेलू बर्तन एवं सफेद सीमेंट में भी एल्युमिनियम का उपयोग होता है। एल्युमिनियम फॉइल के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो वो सब क्या होता है, बहुत सारे चीज में एल्युमिनियम का उपयोग होता है। ठीक है, तो बॉक्साइट से प्राप्त होता है एल्युमिनियम। आगे इसमें बात करेंगे। भारत में एल्युमिनियम का भंडार की बात करें तो 3,896 मिलियन टन IBM की रिपोर्ट 2023, यानी ये भी आपका लेटेस्ट डाटा है। इसमें आपका क्या लिखा हुआ है बुक का, जो एल्युमिनियम का जो हम लोगों ने बॉक्साइट के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार 337 मिलियन टन आपका लिखा हुआ है। क्या है? 3,037 मिलियन टन। ये जो है आपका IBM का रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग ये है। क्या है आपका लेटेस्ट? ये है। अब आप बात करते हैं वैश्विक स्थिति की बात करें तो भारत उत्पादन में 5वां स्थान, ऑस्ट्रेलिया, चीन के बाद आगे आता है उत्पादन में। फिर से मैंने आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे क्या है, उत्पादन और भंडारण 2 अलग अलग चीज है। पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे, उत्पादन और भंडारण 2 अलग अलग चीज है। भंडार मतलब वो कितना है हमारे पास, और उत्पादन हम लोग कितना निकालते हैं। तो उत्पादन में निकालने में हमारा 5वां स्थान है और भंडारण में 6ठा स्थान है। यानी फिर वही चीज भंडारण की बात करें, हमारे पास कितने खनिज हमारी जमीन के नीचे हमारे धरातल पे उपलब्ध हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 6ठा स्थान आता है। और कितना हम लोग निकाल पा रहे हैं, निकालने में हम लोग का क्या 5वां स्थान है। आगे इसमें बात करेंगे। चलिए, राज्यवार वितरण। अब इसमें क्या है, इसमें भी देखिए सबसे ज्यादा गुजरात है आपका, उसके बाद झारखंड है, लेकिन आपका उड़ीसा का जिक्र ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा में फिर से वहीं पे, यहाँ पे भी उड़ीसा लौह अयस्क में भी हम लोग बात किए थे। क्या है?
लो अयस्क में भी हम लोग बात किए थे कि लो अयस्क कहाँ पाया जाता है, तो वहां भी आपका थोड़ा सा बीटीबीसी का जो बुक है उसमें उड़ीसा तीसरे नंबर पे था, लेकिन लेटेस्ट डाटा के अनुसार उड़ीसा लो अयस्क में पहले स्थान पे है। 55% लोहा आपका उड़ीसा मिलता है। उसी तरह हम लोग बॉक्साइट की बात करेंगे, भारत में वितरण की बात करेंगे, भारत में कहाँ कहाँ कितना प्रतिशत किस राज्य में है, तो लगभग आधा बॉक्साइट पूरे देश का 49% बॉक्साइट आपको अकेले उड़ीसा में मिलता है। प्रमुख जिले कोरापुट, कालाहांडी, बोलांगीर, विशेषता उच्च गुणवत्ता वाला बॉक्साइट, यानी यहाँ का जो बॉक्साइट है बहुत हाई क्वालिटी बॉक्साइट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। 49% पूरे देश का बॉक्साइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रमुख जिले कोरापुट, कालाहांडी और बेलांगीर नामक स्थान पे क्या आपका उड़ीसा का ये जो स्थान है जहाँ पे बॉक्साइट निकलता है, एल्युमिनियम का अयस्क निकलता है। और पंचपतमाली एशिया की सबसे बड़ी खदान है। उड़ीसा में ही एशिया की सबसे बड़ी खदान है बॉक्साइट की। बॉक्साइट की एशिया की सबसे बड़ी खदान, ये आपके बुक में नहीं है, अलग आउट ऑफ द बुक कुछ अलग अगर आप देखते हैं तो एशिया की सबसे बड़ी खदान कहाँ, उड़ीसा में। एशिया में की सबसे बड़ी खदान कहाँ, बॉक्साइट का उड़ीसा में। 3 जो जिले हैं कोरापुट, कालाहांडी और बोलांगीर, ये सभी में आपके बॉक्साइट मिलेंगे, एल्युमिनियम के अयस्क मिलेंगे। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले बॉक्साइट आपको देखने को मिलते हैं। अब हम लोग आएंगे दूसरे नंबर पे गुजरात। बॉक्साइट एल्युमिनियम के उत्पादन में दूसरे नंबर पे कौन, गुजरात। इसमें कुछ कच्छ, जामनगर और सबरकांठ और सूरत, इन सभी जिलों में आपको क्या बॉक्साइट देखने को मिलता है। कच्छ में नए भंडार की खोज 2023 में हुई थी। कब, 2023 में नए भंडार मिले हैं, यानी क्या कच्छ में नए भंडार की खोज 2023, यानी हाल ही में कच्छ में क्या नए भंडार की भी खोज हुई, जिसके कारण क्या भारत बॉक्साइट में और ज्यादा आगे निकला। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे डाटा में जो परिवर्तन हुआ था आपका क्या 337 मिलियन टन आपका पुराना जो डाटा लिखा हुआ था, लेकिन नया डाटा 3896 मिलियन टन, यानी कुछ जो परिवर्तन हुआ लगभग 850 मिलियन टन का, वो क्या हो सकता है कच्छ में निकला हो। आगे बात करेंगे उड़ीसा के बाद झारखंड अभी तक बॉक्साइट कहाँ मिल रहा था, उड़ीसा, गुजरात, तीसरा राज्य जो सबसे ज्यादा देता है झारखंड में लोहरदाग, रांची, लतेहार और पलामू के क्षेत्र में, पलामू नामक जिले में, ये जिले हैं झारखंड के, पलामू जिला, लातेहार, रांची और लोहरदाग, इन सभी जिले में आपका क्या बॉक्साइट मिलता है। कहाँ, लोहरदाग, रांची, लतेहार, पलामू नामक जिले में आपका झारखंड में क्या बॉक्साइट मिलता है। लोहरदाग में उच्च ग्रेड का अयस्क मिलता है। फिर से यहाँ पे उड़ीसा में हाई क्वालिटी अयस्क मिलेगा। फिर यहाँ पे झारखंड का भी लोहरदाग में हाई क्वालिटी आपको अयस्क देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में 7%। प्रमुख जिले कोलाबा, रत्नागिरी और कोल्हापुर में आपका क्या महाराष्ट्र में जो है बॉक्साइट देखने को मिलता है। आगे अब हम लोग देखेंगे अन्य उत्पादक राज्य। अब इसमें देखिए बॉक्साइट जो मेन उत्पादक जो राज्य थे हम लोग निकाल लिए, उड़ीसा निकाल लिए, गुजरात निकाल लिए, झारखंड निकाल लिए और महाराष्ट्र। ये 4 मुख्य उत्पादक जो राज्य हैं वो आप बोल सकते हैं पूरे देश का अगर बोले तो इधर 49 और 24, 73 और इधर 7, 80 और 8 89, यानी लगभग 90% जो बॉक्साइट है वो इस 4 राज्य में है। बाकी का 10% इन सभी कर्नाटक के बॉक्साइट के प्रमुख नीचे बेलागाम जिले में, यानी कर्नाटक के बेलागाम में आपका क्या बॉक्साइट का उत्पादन होता है। कहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन, कर्नाटक का बेलागाम, तमिलनाडु का नीलगिरी, सलेम, मदुरई और कोयम्बटूर जिला में भी बॉक्साइट है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में भी बॉक्साइट का थोड़ा सा अल्प उत्पादन देखने को मिलता है। जम्मू और कश्मीर के पुंछ एवं उधमपुर जिले में उत्तम कोटि का बॉक्साइट, यानी जम्मू कश्मीर में भी बॉक्साइट देखने को मिलता है और उच्च क्वालिटी हाई क्वालिटी का जो बॉक्साइट है वो जम्मू कश्मीर में देखने को आपको मिलता है। भारत विभिन्न देशों को बॉक्साइट निर्यात करता है। देखिए यहाँ भी भारत अलग अलग देशों को बॉक्साइट निर्यात करता है। मुख्य आयातक देश चीन, यूएई और जापान है। अब जैसे देखिए मुख्य आयातक देश इटली, यूके, जर्मनी और जापान। ये देखिए ये फिर से आपका पुराना वर्तमान डाटा के अनुसार, लेटेस्ट डाटा के अनुसार आपका चाइना 75% बॉक्साइट मंगवाता है भारत से। मतलब देखिए ये आपका निर्यात, अगर जो लोग नहीं जानते, निर्यात यानी भेजता है, दूसरे देशों को बेचता है भारत,
क्योंकि भारत के पास उपलब्ध अच्छा खासा बॉक्साइड है, अपने उपयोग करने लायक बॉक्साइड है, और इसके अलावा वो दूसरे देशों को दे भी सके। जैसे भारत दूसरे देशों से तेल मंगाता है, किसी देश में अगर तेल ज्यादा हो गया तो भारत को तेल बेचता है, उसी तरह अगर बॉक्साइड क्या क्या भारत निर्यातक है तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट चाइना खरीदता है भारत से, यूएई, फिर जाके जापान। पुराना जो डाटा दिया हुआ है इटली, यूके, जर्मनी और जापान। जापान है लेकिन यहाँ पे आपका चीन और यूएई का जिक्र नहीं है, इसको भी अगर आप चाहें तो करेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे तांबा की तरफ। दूसरा जो आपका अलोह पर, दूसरा क्या है आपका, दूसरा धातु, दूसरा धात्विक खनिज जो आपका अलोह है, अलोह यानी जिसमें लोहे की मात्रा कम है, वो है आपका तांबा। क्या है? तांबा, कॉपर। गुण की बात करें, बिजली का उत्कृष्ट संचालक। घर में देखे होंगे जब आपका नया नया वायरिंग होगा या फिर कुछ भी, या फिर लोग भी बोलते होंगे, अगर आप सुनते होंगे कि तांबा का तार बहुत अच्छा होता है, तांबा का वायरिंग, आपका कॉइलिंग आप बोल सकते हैं। बहुत सारे पंखा कभी कभी आपका ब्लास्ट कर जाए तो लेके जाते हैं, अरे इसका तो कॉइलिंग खराब हो गया, इसका कॉपर का कर देंगे, एकदम बढ़िया पैसा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन कॉपर का कर देंगे, बहुत अच्छा चलेगा। क्यों? क्योंकि तांबा जो है बिजली का बहुत ही उत्कृष्ट अच्छा संचालक है, संक्षारण रोधी यानी जंग जल्दी नहीं लगती है। क्या? तांबा में जंग जल्दी नहीं लगती है, और बिजली का बहुत ही उत्कृष्ट संचालक है। ये तांबा के गुण है। उपयोग की बात करें तो विद्युत उपकरण, मोटर बनाने में, तार बनाने में, अलग अलग कॉइलिंग करने में आपका क्या उपयोग होता है। बर्तन भी तांबे के बनते हैं, सिक्के भी तांबा के बनते हैं। मिश्र धातु, पीतल और कांसा, पीतल और कांसे के बर्तन में तांबे का उपयोग होता है मिश्र धातु के रूप में। अब मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु होता है जब दो धातु मिलकर एक नए धातु का निर्माण करते हैं, तो उससे हम लोग, तो इन दोनों धातु को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे पीतल बनाने में तांबा जस्ता लग जाएगा, तो कांसा का भी इसी तरह होता है। कांसा बनाने में और पीतल बनाने में तांबा का उपयोग होता है, कॉपर का उपयोग होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया? तांबा का ही हम लोग उपयोग देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति क्या है। पहले हम लोग विश्व के परिप्रेक्ष्य में इसी पैटर्न में देख रहे हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद भारत का पोजीशन क्या है पूरे ग्लोबल में, वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, फिर भारत के अंदर अलग अलग राज्यों का क्या पोजीशन है आपके खनिज में। तो भारत की स्थिति, भारत में 2.1 बिलियन टन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी IBM, वही जो हम लोग अभी तक बोल रहे थे, IBM की रिपोर्ट तक तब नहीं बताया, अब जान जाइए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 2.1 बिलियन टन भारत में भंडार है। क्या है? भंडार है, इतना है हमारे पास। वैश्विक रैंक भंडारण में 7वां और उत्पादन में 20वां। यहां देखिए, यहां पे हम लोग तांबा का पास हमारा भंडारण तो है, लेकिन उत्पादन उस भंडारण के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। वहां देख रहे थे भंडारण में था हमारा क्या 5वां स्थान, लेकिन उत्पादन में 4था स्थान पे आ रहे थे, तीसरे स्थान पे। यही है, भंडारण हमारे पास है लेकिन उत्पादन हम लोग उस द्रुत गति से नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में 20वां स्थान आता है हमारा उत्पादन में, और भंडारण में 7वां। यहां तक आप समझ गए। 2.1 बिलियन टन क्या है आपका भंडारण है, रिजर्व है आपका। और इसमें देखिए लिखा हुआ है क्या आपका, इसका उत्पादन 3, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात है, यहाँ शायद आपका नहीं लिखा हुआ। चलिए हाँ, देश में तांबे का कुल भंडारण 125 करोड़ टन है, यानी 1.25, ये 1.25 बिलियन आप बोल सकते हो। तो ये बिलियन में आपका क्या है, 1.25 ही दिया हुआ है, 1.25 ही दिया हुआ है। इसको भी आप आगे जाकर करेक्ट कीजिएगा। उत्पादन में बात करें 2022-23 में 3.1 मिलियन टन आपका क्या उत्पादन हुआ है। भंडारण 2.1 बिलियन टन है, 3.1 मिलियन टन जो है आपका उत्पादन हुआ है। भंडारण में 7वां स्थान, उत्पादन में 20वां स्थान है भारत पूरे ओवरऑल रैंकिंग में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक एक करके सारा चीज करते जाइएगा एक सिलसिलेवार तरीके से। अब हम लोग देखेंगे भारत के अंदर राज्यों को। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, कहाँ सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश तांबा का उत्पादन करता है। बालाघाट सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है? बालाघाट सबसे बड़ा उत्पादक है। अब एक चीज बता दीजिएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये एक चीज आप नाम याद रखिएगा, इसका जिक्र हम लोग बाद में करेंगे। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये नाम आप याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सबसे बड़ा उत्पादक है, और मालाज खंड खदान देश की सबसे बड़ी तांबे की खदान है। मध्य प्रदेश
भारत में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज्यादा अगर तांबा का भंडार देखे तो कहाँ पे आपको मध्य प्रदेश में दिखेगा। पूरे भारत का लगभग आधा 56% तांबा आपको कहाँ मध्य प्रदेश में मिलता है। मलाजखंड खदान देश की सबसे बड़ी खदान। क्वेश्चन आएगा देश की भारत की तांबे की सबसे बड़ी खदान कौन सा है, तो मलाजखंड खदान। बालाघाट सबसे बड़ा उत्पादक। राजस्थान की बात करें तो 28%, 56 के बाद दूसरा स्थान जो आता है मध्य प्रदेश के बाद 28% राजस्थान में। खेताड़ी सिंघान HCL की प्रमुख परियोजना, मैंने यहाँ ऊपर जो लिखा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत सरकार के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के लिए तांबे के क्षेत्र में, तांबा नामक खनिज के क्षेत्र में कोई भारत की जो संस्था काम करती है उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। HCL जो कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्रमुख परियोजना खेताड़ी सिंघाना में है जो कि राजस्थान में है। राजस्थान दूसरा तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक भंडारक राज्य है। भेखला और दरीबा में भी आपका तांबे की खदान है। कहाँ, भेखला, दरीबा, बालाघाट सबसे बड़ा और मालाजखंड खदान देश की सबसे बड़ी तांबे की खदान। देश की सबसे बड़ी तांबे की खदान क्या कहाँ है, मालाजखंड खदान और खेताड़ी सिंघान HCL का प्रमुख परियोजना। निम्न में से कौन HCL की प्रमुख परियोजनाएं हैं, बालाघाट, मालाजखंड, फिर खेताड़ी सिंघान और भेखला, ये 4 ऑप्शन है। कहाँ लगाएंगे, खेताड़ी सिंघान में लगाएंगे। चलिए अब आगे बढ़िएगा इसमें। तांबे के बाद राज्यवार विवरण, यानी हर राज्य में। और देखिए तीसरा राज्य है झारखंड। क्या है, झारखंड। सिंहभूम मोसाबनी खदान, यानी मोसाबनी खदान सिंहभूम नामक राज्य झारखंड के सिंहभूम नामक क्षेत्र में मोसाबनी खदान है जहां से कॉपर निकलता है। क्या निकलता है, जहां से कॉपर निकलता है। हजारीबाग पलामू में क्या आपका देखने को मिलता है खदान तांबा का। तांबा का खदान आपको कहाँ मिलेगा, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम नामक क्षेत्र में जहाँ के मोसाबनी खदान है। मोसाबनी खदान सिंहभूम नामक क्षेत्र में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए इसमें। यहाँ तक देख लिए मध्य प्रदेश पहला सबसे बड़ा तांबा का उत्पादक, राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तीसरा सिंहभूम। अब हम लोग वहां क्या देखे थे, बॉक्साइड में क्या था, उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक था। उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक था, उसके बाद और सारे राज्य आ रहे थे। इसमें क्या आपका आ गया, इसमें मध्य प्रदेश सबसे बड़ा। अन्य राज्य और कौन कौन सा, आंध्र प्रदेश के खम्मा, गुटूर, कर्नूल जिले में तांबा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग एवं हासन जिले में और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में तांबा निकाले जाते हैं। यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य और हैं जहां तांबे का उत्पादन होता है, जहां तांबे का भंडार है। तो ये सभी राज्य हैं जहां तांबा आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे उत्पादन के बारे में। 1950-51 में 0.037 मिलियन टन, 0.52 मिलियन टन चरम सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन। ये जो आपका डाटा है यहाँ से आपका, ये जो आपका डाटा है ये आपका, अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, भारत में किस ईस्वी में या किस समय अंतराल पर तांबा का सर्वाधिक उत्पादन हुआ, तो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है 1990 से 91 के टाइम में 0.52 मिलियन टन। सबसे ज्यादा 0.52 मिलियन टन उत्पादन हुआ है 1990 से 91 में। 2022-23 की बात करें 0.31 मिलियन टन ही उत्पादन हुआ है। वर्तमान डाटा की बात करें 0.31 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। आजादी के समय 0.037 मिलियन टन आपका उत्पादन देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपका वही डाटा दिया हुआ है तांबा के बारे में, 1000 टन में आपका दिया हुआ है। चलिए और भी आगे है गिरावट का कारण। अब क्या है, ये जो यहाँ से तो चलिए यहाँ पे बढ़ा है, चलो पता चला, बढ़ने के बाद बढ़ते रहना चाहिए ना। अगर आप किसी ऊपर सीढ़ी पे चल रहे हैं वहां से आप नीचे नहीं जा सकते। नीचे क्यों गए हैं, 1990-91 में हम लोगों ने 0.52 मिलियन टन यानी लगभग 5 लाख क्या निकाले, 5,20,000 मिलियन टन आपका 5,20,000 टन जो है हम लोगों ने तांबा निकाला था। लेकिन उसके बाद फिर से नीचे हो गए, 3 लाख पे क्यों आ गए, वो इसलिए आ गए क्योंकि उच्च ग्रेड के अयस्क की कमी। अयस्क क्या होता है, अयस्क होता है वही कि आपका तांबा जिससे निकाला जाए, तांबा जिससे निकाला जाए, तो ये हाई क्वालिटी का नहीं था। तो जितना भी अयस्क हम लोग निकाले उसमें कम ही तांबा निकलता था, जिसके कारण हमारे उत्पादन में कमी हुई। और पर्यावरणीय प्रतिबंध, देखिए खनन में पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। अगर किसी क्षेत्र में तांबा जैसे मान लीजिए निकल गया तो वहां पे खोदने के लिए, वहां पे खुदाई करने के लिए, खनन करने के लिए वहां के पेड़ों को काटा जाता है। अलग अलग प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं होती है जिससे जूझना पड़ता है। पर्यावरणीय प्रतिबंध के कारण भी तांबे में गिरावट आई है। और पहला ग्रेड, उच्च ग्रेड की जो कमी है उसके कारण, उच्च ग्रेड के अयस्क
नहीं है तांबे की, जिसके कारण इसमें क्या तांबे के जो उत्पादन है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ तक हम लोग समझ गए तांबे का उपयोग, हम लोग समझे तांबे कि भारत में क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति है दुनिया के परिप्रेक्ष्य में। 7वां सबसे ज्यादा बड़ा भंडार है और उत्पादन में 20वां स्थान है। 22-23 में 0.31 मिलियन टन यहाँ पे उत्पादन हुआ था। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ उत्पादन के रुझान में 0.31 मिलियन टन इसमें भी हुआ। आगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था क्या कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नाम याद रखिएगा। ये क्या है, इसकी स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र है जो कि कॉपर से रिलेटेड कार्य करती है, तांबा से रिलेटेड काम करती है, खनन और उसके अलग अलग जगह पे अगर कहीं मिलते हैं कॉपर तो उसकी कॉपर से रिलेटेड जो भी कार्य होता है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संभालती है। 1967 में सार्वजनिक क्षेत्र में इनकी स्थापना हुई थी। मलाजखंड एमपी, खेताड़ी राजस्थान और इंडिया कॉपर कॉम्प्लेक्स झारखंड, ये 3 इनकी प्रमुख इकाई हैं। यूनिट शाखा आप बोल सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की शाखा एक तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश तांबा का सबसे उत्पादक है। खेताड़ी में मैंने आपको बताया था सबसे प्रमुख मेन ब्रांच आप बोल सकते हैं। मेन ब्रांच कहाँ, खेताड़ी राजस्थान। इंडियन कॉपर लिमिटेड झारखंड में एक है, जो कि आपका ये तीसरा जो है यूनिट है। तीसरा यूनिट कहाँ है, यहाँ पे है आपका झारखंड में। मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का आपका बोल सकते हैं सेंटर है या फिर इकाई है। चलिए आगे आप बात करेंगे यूनिट अधात्विक खनिज के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक हम लोग धात्विक खत्म कर चुके हैं। धात्विक में क्या क्या खत्म किए हैं, लौह और अलोह दोनों खत्म किए। लौह में हम लोग पढ़े थे लौहयस्क और मैग्नीज के बारे में, अलोह में पढ़े थे बॉक्साइड और तांबा के बारे में। ये 4 आपका धात्विक खनिज में कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में कार्बनिक खनिज जो होता है, पेट्रोलियम, कोयला, उसे हम लोग ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत रखे हैं। इसको अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है धातु रहित खनिज, उदाहरण अब्रक, जिप्सम, चूना पत्थर, इन सभी के बारे में हम लोग अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे। महत्व की बात करें, औद्योगिक विकास का आधार होता है कौन, औद्योगिक विकास का आधार होता है अधात्विक खनिज। निर्माण, कृषि, विद्युत उद्योग में इसका उपयोग होता है अब्रक का, जिप्सम का, चूना पत्थर का। मतलब अधात्विक खनिज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खनिज होते हैं। भारत में उत्पादन की बात करें 40 से ज्यादा प्रकार की अधात्विक खनिज की खोज अभी तक हो चुकी है। पूरे खनिज की बात करें तो 100 से ज्यादा हमारा खनिज की खोज खनिज भारत में मिल चुके हैं और 40 से ज्यादा अधात्विक खनिज मिल चुके हैं। चलिए अब इसमें बात करेंगे, अलग अलग प्रकार का खनिज आपको यहाँ पे टेबल के रूप में दिया गया है, ठीक है। अब्रक ये क्या है, खनिज उपयोग और प्रमुख उत्पादक राज्य, मेन राज्य है। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा अब्रक की बात करें, विद्युत उपकरण और दवा बनाने में इसका उपयोग होता है और झारखंड और आंध्र प्रदेश नामक राज्य में ये ज्यादातर मिलता है। चूना पत्थर सीमेंट और उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको आप बोलते हैं, सीमेंट बनाने में इसका उपयोग होता है जिप्सम का। राजस्थान, तमिलनाडु में ज्यादा मिलेगा। ग्रेफाइट की बात करें, पेंसिल और लुब्रिकेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट आपको देखने को मिलता है। एक एक करके आराम से समझते हैं, जैसे कि हम लोग अभी तक समझते आए हैं। अब्रक, माइका जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में, अब्रक, माइका, इसके बारे में बात करें तो विद्युत रोधक होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका उपयोग होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाने में अब्रक का उपयोग होता है। चमकदार सीट्स के रूप में ये मिलता है। क्या होता है, अब्रक जो है चमकदार सीट्स के रूप में मिलता है। भारत की स्थिति की बात करें, विश्व में सबसे बड़ा सीट अब्रक उत्पादक है भारत। क्या है, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा अब्रक उत्पादक है, यानी विद्युत रोधक इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत को एक अच्छी बढ़त है। लेकिन एक समस्या है, क्या, कृत्रिम विकल्प यानी सिंथेटिक माइका, सिंथेटिक अब्रक आप बोल सकते हैं, उसका जो है आविष्कार हो गया है। वो जो है अब्रक जो है अब कृत्रिम रूप से भी बनाया जाने लगा है। अब्रक का जो गुण है, जो वो विद्युत रोधक होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो उपयोग होता है, वो जो है कृत्रिम रूप से भी बनाया जाने लगा है, जिसके कारण भारत के पास अब्रक का भंडार तो है, लेकिन विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए उस तरह की मांग नहीं है। जिसके कारण क्या है, ये चुनौती है भारत के साथ कि भारत क्या है, प्रतिस्पर्धा कर रहा है। कृत्रिम माइका बनाया जा रहा है, कृत्रिम अब्रक बनाया जा रहा है, जिसके कारण भारत का ये जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं इसको आर्थिक लाभ नहीं दे पा रहा है। अब्रक के वितरण की बात करें, फिर से वही लेटेस्ट डाटा है, झारखंड सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। कौन सा, यहां भी देखिएगा अब्रक किधर गया, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश।
चलिए झारखंड की बात करें, पूरे झारखंड में पूरे दुनिया का भारत का 60% अदरक आपको देखने को मिलता है। पूरे भारत का 60% अदरक आपको झारखंड में, झारखंड का कौन, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में आपका क्या अदरक, अदरक कहाँ मिलेगा आपको, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में। देखिए बिहार और झारखंड ये अदरक का प्रमुख केंद्र रहा है। भारत के अंदर बिहार और झारखंड अदरक का प्रमुख केंद्र रहा है। रूबी अदरक, उच्च गुणवत्ता वाला हाई क्वालिटी का रूबी अदरक। रूबी अदरक क्या है, रूबी अदरक अदरक का सबसे हाई क्वालिटी है, वो बिहार और झारखंड में पाया जाता है। दोनों राज्य संयुक्त रूप से मिल सकते हैं। अगर आपका ऐसा ना हो, कहीं कहीं पूछ दे कि रूबी अदरक किस राज्य में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और बिहार, इस तरह देगा। अरे यार इसमें झारखंड तो है ही नहीं, झारखंड लेकिन बिहार में भी रूबी अदरक पाया जाता है। तो रूबी अदरक कहाँ पाया जाता है, झारखंड और बिहार, बिहार और झारखंड। झारखंड सबसे बड़ा अदरक उत्पादक राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में अदरक का उत्पादन होता है। राजस्थान में 15%, जयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर में अदरक का उत्पादन होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, देश राज्य सभी जगह समझ रहे हैं। आगे हम देखिएगा चूना पत्थर, दूसरा इसका उपयोग सीमेंट, लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। उत्पादक एमपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कहाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में चूना पत्थर मिलता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान भी, राजस्थान ये चार लिखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। आपका कहाँ, चूना पत्थर, जिप्सम। उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बनाने में इसका उपयोग होता है। चूना पत्थर के बाद आगे पीओपी, यानी देखिए इसके बाद जो आपका ये आधात्विक जो खनिज है उसमें छोटा छोटा आपका है, तो उसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में उत्पादक होता है। मुख्य उत्पादक जो है राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर में आपको जिप्सम देखने को मिलता है। राजस्थान में आधात्विक खनिज की मात्रा अच्छी खासी आपको पाई जाती है। अगर उसमें आपको मिले तो राजस्थान आप ऐड जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ भी आपका अदरक में भी राजस्थान है, चूना पत्थर में भी राजस्थान है, जिप्सम में भी राजस्थान है और राष्ट्रीय विकास की आधारशिला। अब हम लोग यहाँ पे पूरा खत्म, जितना भी हम लोग डिटेल किए हैं, कहाँ कहाँ क्या किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग अब पढ़ लिए हैं। अब हम लोग खनिज के महत्व के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इसका आर्थिक महत्व। खनिज मतलब इकोनॉमी। बहुत सारा कंट्री आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा जो सिर्फ खनिज पे ही चल रहा है। मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, वहां पे भी इतना सारा तेल है, वहां पे इतना सारा टूरिज्म है, जिसके कारण वहां पे उस देश की अर्थव्यवस्था चल रही है खनिजों के कारण ही। तो राष्ट्रीय विकास की आधारशिला होता है कौन, खनिज। औद्योगिक प्रगति होती है जिसके कारण इस्पात, सीमेंट, ऊर्जा, इन सभी क्षेत्रों में क्या, खनिज के कारण ही रोजगार का सृजन होता है। अगर किसी एरिया में खनिज निकला तो वहां निकालने के लिए मजदूर लगेंगे, उसे परिष्कृत करने के लिए, उसको फिर से साफ सुथरा करने के लिए अलग इंडस्ट्री लगती है, तो रोजगार भी बनता है। विदेशी मुद्रा अर्जन होता है। जैसे देखिए हमने बहुत सारे इस्पात, लौह अयस्क में, बॉक्साइड में, चाहे मैग्नीज में, इन सभी में देखा मुख्य निर्यात आयातक देश, यानी कौन कौन कहाँ कहाँ हम लोग भेजते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग भेजते हैं। चाइना उसमें हमको ज्यादातर दिखा, हम लोगों को चाइना ज्यादातर दिखा। तो उसमें जब हम लोग निर्यात करते हैं तो हमारे पास डॉलर आता है। क्या आता है, डॉलर आता है। और विदेशी मुद्रा बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में। तो विदेशी मुद्रा बढ़ती है खनिज के कारण, विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, डॉलर बनता है। चुनौती बात करें तो अब क्या क्या दिक्कत क्या है, ये जो है क्षयशील संसाधन है। क्षयशील संसाधन क्या होता है, एक बार उपयोग करने के बाद खत्म। कोई भी जो खनिज है, कोई भी जो खनिज संसाधन है वो क्षयशील यानी खत्म होने वाला संसाधन है। एक बार यूज कीजिएगा खत्म हो जाएगा। और असमान वितरण है, सब जगह एक जैसा आपको नहीं मिलेगा, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो उस तरह से आपको देखने को मिलता है। कुछ देशों में अधिक मिलता है, कुछ देशों में एकदम नहीं है। तो उस तरह क्या है, अलग सब जगह एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जिसके कारण असमान वितरण ये चुनौती है और क्षयशील है। एक बार यूज कीजिए और खत्म। आगे बात करेंगे। इसके बाद खनिज संसाधन की संरक्षण की आवश्यकता क्या है, तेजी से घटते भंडार। अब जैसे देखिए भंडार सीमित है। अगर किसी एरिया में आपको मान लीजिए अदरक मिल गया, लौह अयस्क मिल गया, बॉक्साइड मिल गया, तो वहां पे एक सीमित भंडार है बॉक्साइड का, लौह अयस्क का या फिर खनिज का। जैसे जैसे हम लोग उपयोग करेंगे भंडार घटते जाएगा। भारत में तांबे का 60% आयात होता है, यानी 60% जो है तांबा भारत में मंगाया जाता है। तो ये एक समस्या है। तांबा अच्छा खासा स्थिति में भारत में था, लेकिन धीरे धीरे वो जो खत्म हो रहा है तो उससे क्या होता है, भारत को तांबा बाहर से मंगवाना पड़ा है। पर्यावरणीय क्षति भी होती है, वनों की कटाई, जल का प्रदूषण होता है, क्या, खनिज के कारण। संसाधनों समाधान के सिद्धांत। अब यहाँ पे हम लोग कैसे अब इसको बचाएंगे। सबसे पहले तो वो जो क्षयशील संसाधन है तो उसमें क्या 3R नीति,
रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये नीति आपका खनिज संसाधन में देखने को मिलती है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करें, 3R नीति क्या है आपका, सबसे पहले जितना हो सके हम उस खनिज संसाधन का उपयोग कम से कम कर सके, क्या कम से कम कर सके, रिड्यूस कर सके, और अगर जो यूज कर रहे हैं उसको फिर से रीयूज करें, दोबारा भी वो उपयोग हो सकता है। क्या अगर किसी संसाधन का एक बार, किसी खनिज का एक बार अगर हम उपयोग कर रहे हैं, उसको तो पहले हम ट्राई करें कम से कम उपयोग करें, अगर उपयोग करने लायक के बाद भी दोबारा भी हम उसको उपयोग कर सकते हैं क्या, इस पे भी मंथन करें। उसके बाद रिसाइकल, दोबारा उपयोग होने के बाद वो फिर से रिसाइकलिंग में जाके फिर से बन के आने के लिए तैयार है क्या। तो इस तरह ये 3R नीति है। उसके बाद वैकल्पिक संसाधनों का खोज, यानी लोहा का अल्टरनेटिव, बॉक्साइट का अल्टरनेटिव, वैकल्पिक संसाधनों का खोज करना पड़ेगा, जिसके कारण हम लोग खनिज संसाधन में फिर से वापस आ सकेंगे। चलिए इतना ही, और आगे हम लोग देखेंगे दक्षता बढ़ाएं, यानी कम ग्रेड के अयस्कों का उपयोग। हमारे यहाँ तांबा में देखे थे कि हमारे पास क्या है, कम ग्रेड के अयस्क हैं, जिसके कारण हम लोग क्या है, कॉपर में उतने ज्यादा हमारी जो क्या है, कॉपर में गिरावट आते रह रही थी। 1950-51 के बाद 90-91 में सबसे ज्यादा हम लोग तांबा निकाले थे। तांबा निकालने के बाद आपका क्या फिर धीरे धीरे घटते आ रहा है, क्यों, क्योंकि कम ग्रेड का अयस्क हम लोग को मिल रहा था। तो कम ग्रेड का अयस्क का हम लोग को उपयोग करना होगा, क्या है, कम ग्रेड का अयस्क को उपयोग करना होगा, उसको ज्यादा हम लोग को रिसाइकिल करना होगा, दक्षता बढ़ाना होगा, पुनः चक्रण रिसाइकिल करना होगा। एल्युमिनियम, तांबे का पुनः उपयोग 90% ऊर्जा की बचत करता है। एल्युमिनियम, तांबा, ये सब जो होता है, हम लोग देखेंगे पुराने बच्चे जब हम लोग थे तो उस समय ठठेरा आता था, अलग अलग बर्तन को कूच काच के ले जाता था, उसको फिर से बना के लाता था। प्रौद्योगिकी, जैव खनन, बायो लिंचिंग द्वारा कम प्रदूषण होता है, जैव खनन करना चाहिए। जब अगर बात करें बायो लिंचिंग का उपयोग करना चाहिए, जिसके कारण प्रदूषण कम होता है। आखिरी स्लाइड है हम लोग का, यहाँ सरकारी पहल के बारे में बात करें। अब हम लोग क्या करेंगे, सरकारी पहल के बारे में बात करेंगे। इस क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है, खनिज के क्षेत्र में। खनन और खनिज विकास एवं विनिमय अधिनियम, खान और खनिज अधिनियम 1957 में बना था, 1957 खान और खनिज अधिनियम बना था, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, खनन के लिए, खनिज संबंधी के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए थे। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार हम लोग खनन के कार्य को अंजाम देंगे, इन सभी क्षेत्र में किस प्रकार आपका शोधक, आपका फैक्ट्री बनेगी, जो परिष्कार आपका जाके जो बॉक्साइट जहाँ पे शुद्ध होता है, लो अयस्क जहाँ जाके शुद्ध होता है, वो किस प्रकार बनेगा। इस प्रकार के इस ऐसे में क्या हमारे 1957 में नियम बने थे। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में, जिसके कारण टिकाऊ खनन पर जोर दिया गया। क्या किया गया, टिकाऊ खनन पे जोर दिया गया। और अवशिष्ट प्रबंधन, जो बच जाता है खनन के बाद, जो बच जाता है उसको जहां तहां नहीं छोड़ना है, उसका भी प्रबंधन करके जाना है, ताकि हमारे पर्यावरणों को कम नुकसान पहुंच सके। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यूएनईपी ने सतत खनन कार्यक्रम बनाया। सतत खनन कार्यक्रम यानी भविष्य को ध्यान में रखे हुए वर्तमान में खनिजों का उपयोग करना, खनिजों को निकालना, सतत खनन इसे ही कहता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल, यानी ये इन्वायरमेंट को लेकर ये कार्य करता है। क्या करता है, इन्वायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य करती है, और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण का किस प्रकार उपयोग करें, हमारे संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करें, उसके लिए भी ये कार्य करती है। तो यूएनईपी का सतत खनन कार्यक्रम है, जो कि बहुत सारे देशों को मदद करती है खनन के क्षेत्र में, कि पर्यावरण को बचा के आप किस प्रकार खनन कर सकते हैं। ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। ये चैप्टर क्या होता है आपका, यहीं पे खत्म होता है। जो बच्चे हमारे बुक के बारे में जानते हैं, गोधुली, पियूषम, वर्णिका, इन सभी के बारे में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सबके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। A1 बुक है, ऑल इन वन बुक है। आपका पूरा चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर के साथ मिलता है, पूरा ट्रांसलेट किया हुआ मिलता है। जरूर से जरूर लीजिएगा, मैं जरूर से जरूर रिकमेंड करूंगा आपको। सभी बुक आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपका क्या है, एसएसटी का भी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सभी में आपको वही पूरा चैप्टर एज इट इज मिलेगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर मिलेगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन बैंक है। आपकी तैयारी के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपकी तैयारी के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिहार बोर्ड किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सभी का पता लगाने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए, आपकी स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2026 के लिए क्वेश्चन बैंक हम लोग का रेडी हो गया है, पब्लिश हो गया है, हमारे वेबसाइट पे अपलोडेड है, वहां से आप जाके परचेज कीजिएगा। 2026 के लिए आप किस प्रकार प्रिपेयर कर सकते हैं। 2026 के लिए 25 तक का जो क्वेश्चन है, पिछले 10 साल 12 साल का क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट का सॉल्व किया हुआ मिलेगा। साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट का
चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है। कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लास 10 के लिए क्रैश कोर्स, हर एक सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे आपके भैया दीदी कोई भी अगर आप 11th या 12th में हो उनके लिए भी हमारे पास है कैप्टन दिगंत, कैप्टन रेनबो, जिसके अंतर्गत आपको वही सेम फीचर मिलता है। क्या पूरा चैप्टर, इंग्लिश है तो पूरा चैप्टर, साथ में उसका हिंदी भी, ताकि आप आसानी समझ पाए, और अंत में उसका पूरा क्वेश्चन आंसर सबसे चैप्टर के एंड में सारा आपको देखने को मिलेगा। तो यही आपका पूरा ये चैप्टर खनिज संसाधन खत्म हो गया है। दो पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इससे पहले हम लोगों ने आधा चैप्टर कंप्लीट किया था, इसमें हम लोगों ने पूरा उसको कंप्लीट किया। अगर आपको ये चैप्टर, हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे रोशनी पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल के साथ। हमारे रोशनी पब्लिकेशन के छात्र विजिट करें हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को, देखिए हमारा कौन कौन सा बुक आपके लिए उपयोगी हो सकता है, वहां से जाके जरूर से जरूर परचेज कीजिएगा। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।